हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 26 करेंगे और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। आज के सेशन में हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें से 15 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने खुद से बनाए हैं, और जो एंड के 15 क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग द सेम टॉपिक। तो चलिए हम शुरू करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS? आपको बताना है कि RDBMS की फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एज इट इज आपको ये पॉइंट याद रख लेना है। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द DBMS, आपको पता होना चाहिए कि DBMS होता क्या है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। DBMS सिंपल टर्म्स में एक प्रोग्राम होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेसेस को डिफाइन करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए। फिर से मैं लिखूंगा, यूज इट टू डिफाइन, कंस्ट्रक्ट एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। Which among the following is /r the major disadvantages of file system? आपको बताना है कि given are the two options data redundancy and data inconsistency, इनमें से फाइल सिस्टम की मेजर डिसएडवांटेज क्या थी। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ ए एंड बी। डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी, ये दोनों मेजर डिसएडवांटेजेस थे फाइल सिस्टम्स के, जिसकी वजह से हमें स्विच करना पड़ा टुवर्ड्स द डेटाबेस सिस्टम्स। ठीक है। और फाइल सिस्टम्स में खाली इतनी ही डिसएडवांटेजेस नहीं थी, इसमें कुछ और डिसएडवांटेजेस भी थी। लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्ड डिसएडवांटेज, उसको हम बोलते हैं डेटा आइसोलेशन। ये प्रॉब्लम भी ऑकर होती थी फाइल सिस्टम्स में। इसी पैटर्न पे एक और डिसएडवांटेज थी डेटा सिक्योरिटी। जो फाइल सिस्टम्स में हमारा डेटा होता था वो उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता था। इसी पैटर्न पे एटॉमिसिटी प्रॉब्लम भी वहां पे होती थी। ठीक है। और एक और डिसएडवांटेज थी, फाइल सिस्टम्स को एक्सेस करना डिफिकल्ट होता था। वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिफिकल्ट टू एक्सेस डेटा। ठीक है। ये सारी डिसएडवांटेजेस थी फाइल सिस्टम की, लेकिन जो मेजर डिसएडवांटेजेस थी वो थी डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब ये डेटा रिडंडेंसी क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, इसके रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। व्हाट इज अ डेटाबेस? आपको बताना है कि डेटाबेस क्या होता है। सिंपली डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 3 विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज डेटा अबाउट डेटा कॉल्ड? आपको बताना है कि डेटा अबाउट डेटा को हम क्या बोलते हैं। काफी टेक्निकल टर्म है डेटाबेस की, दैट इज नोन एज मेटा डेटा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब ये मेटा डेटा असल में क्या होता है, सिंपली अगर आपने कोई भी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है, लेट अस से ये आपके पास कोई भी फाइल है और इस फाइल के अंदर क्या होगा, कुछ डेटा होगा। ठीक है। अब इस डेटा के बारे में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा बोल सकता हूं। एज एन एग्जांपल, इस फाइल की लेंथ कितनी है, फाइल की लेंथ कितनी है। ठीक है।
इसी पैटर्न पे इस फाइल का टाइप क्या है और इसकी पाथ क्या है, या आप बोल सकते हो इसकी लोकेशन क्या है, ये डेस्कटॉप के किस वाले फोल्डर में पड़ा हुआ है, किस वाली ड्राइव में पड़ा हुआ है। तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ, इस डेटा के रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा अबाउट दिस पर्टिकुलर डेटा, और इसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। Which of the following is not an example of DBMS? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है DBMS की। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज गूगल, ठीक है ना। MySQL भी DBMS सॉफ्टवेयर है, इसी पैटर्न पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एंड IBM DB2 भी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। What is the full form of ODBC? आपको बताना है कि ODBC की फुल फॉर्म क्या है। So the right answer for question number 6 will be option number B, that is Open Database Connectivity. काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एब्रीवेशन, ये वाली एब्रीवेशन रिगार्डिंग द डेटाबेसेस। और इसी पैटर्न पे आप एक और एब्रीवेशन याद रखोगे, दैट इज JDBC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JDBC? दैट इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ER डायग्राम? आपको बताना है कि ER की फुल फॉर्म क्या होती है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एज इट इज आप ये वाला पॉइंट याद रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ER डायग्राम इज मेड अप ऑफ, आपको बताना है कि ER डायग्राम में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ER डायग्राम में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, एंटिटी भी, एट्रीब्यूट्स भी और रिलेशनशिप्स भी, ठीक है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ ER डायग्राम का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको सपोज एक हाउस बिल्ड करना है, तो आप क्या करते हो, आप एक इंजीनियर के पास जाते हो। वो इंजीनियर आपको क्या करके देता है, एक डिजाइन तैयार करके देता है या एक नक्शा तैयार करके देता है, ओके। जो आप नक्शा लेते हो और बाद में उसी नक्शे को फॉलो करते करते आप अपना मकान बना लेते हो, ठीक है। वैसे ही अगर हमें क्या बनाना होगा, अगर हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, तो हम यूजर से क्या लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स लेते हैं और उसको बोलते हैं कि आपको किस टाइप का डेटाबेस चाहिए, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उन रिक्वायरमेंट्स को हम क्या करते हैं, एक डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, ER डायग्राम। और बाद में इसी ER डायग्राम को फॉलो करते करते हम इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। अब अगर हम ER डायग्राम की एक एग्जांपल यहाँ पे करेंगे, आपको 2-3 चीजें यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा और हमारे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उससे। मैं आपको बता रहा हूं, लेट अस से ये हमारी रिक्वायरमेंट है। एन एम्प्लॉय, 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ डिपार्टमेंट। ये आपके पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस आ रहा है और आपको क्या करना है, इसको ER डायग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। तो ER डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जो पॉइंट अंडरस्टैंड करना है, दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द एंटिटी, ओके। आपको देखना है कि आपके स्टेटमेंट में कौन कौन सी एंटिटी आ रही है। एंटिटी मतलब हो गया कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, अब वो चाहे फिजिकल हो सकता है या कॉन्सेप्चुअल हो सकता है। तो यहाँ पे 2 एंटिटीज आपको देखने को मिलती है, वन इज एम्प्लॉय एंड द अदर वन इज डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, आप ER डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे और जो भी एंटिटी आप देखोगे अपने स्टेटमेंट्स में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ER डायग्राम में एक रेक्टेंगल से, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो एक एंटिटी यहाँ पे आ रही है एम्प्लॉय, इसको भी हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक और एंटिटी यहाँ पे आ रही है डिपार्टमेंट, इसको भी हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इन 2 एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप क्या है, वर्क्स फॉर, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे करके,
ये जो दो एंटिटीज है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वर्क्स फॉर। जिस तरीके से हमने एंटिटी को रिप्रेजेंट किया रेक्टेंगल से, उसी तरीके से हम रिलेशनशिप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और इसको हम बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं, डायमंड। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। और उसके बाद ये जो हमारी एंटिटीज होती है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। एज एन एग्जांपल, इस एम्प्लॉय का क्या होगा, एक एम्प्लॉय आईडी होगा, इस एम्प्लॉय का एक नाम होगा, इस एम्प्लॉय का एक एड्रेस होगा, ठीक है। अब जो जो एट्रीब्यूट हमें चाहिए होंगे वो सारे एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। अब ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, इनको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको हम बोलते हैं आउल, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इन ईआर डायग्राम, एंटिटी इन एन ईआर डायग्राम इज डिपिक्टेड बाय। आपको बताना है कि ईआर डायग्राम में हम एंटिटी को किससे डिपिक्ट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रेक्टेंगल से। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। डायमंड से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप को, एंटिटीज के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगी। और ओवल से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट्स को। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब एट्रीब्यूट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन वो टाइप्स आपको डिटेल में आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अ रिलेशन इन डीबीएमएस इज इनफॉर्मली कॉल्ड। आपको पता होना चाहिए जो डीबीएमएस में हमारी रिलेशन होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है, ऐसे करके, जहां पे जो कि बनी हुई होती है रोज एंड कॉलम्स की। आपको यही बताना है कि रिलेशन को हम इनफॉर्मली क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज टेबल। जो हमारी रिलेशन होती है डीबीएमएस में, उसको हम इनफॉर्मली क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। अब टपल किसको बोलते हैं, टपल बोलते हैं एक रो, एक रो को हम क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। और कॉलम आपको ऑलरेडी पता है, ये हमारा कॉलम हो गया। और डोमेन हमारा क्या रहता है, किसी स्पेसिफिक कॉलम में हम किन वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, लेट अस से ये हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट्स का टेबल, स्टूडेंट्स का टेबल, और यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया रोल नंबर, ठीक है। अब इस रोल नंबर वाले फील्ड में मैं क्या कर सकता हूँ, खाली इंसर्ट कर सकता हूँ इंटीजर वैल्यूज या पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका डोमेन क्या रहेगा, इंटीजर, इन टाइप। समझ में आ रही बात। ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। डैश इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन अ रिलेशन। आपको बताना है कि हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं हर एक टपल को या हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक रिलेशन में या एक टेबल में। फिर से एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। ये हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स का। यहां पे मैंने लेटर से दो एट्रीब्यूट्स लिए, एक लिया मैंने रोल नंबर और दूसरा मैंने लिया यहां पे नेम, ठीक है। अब रोल नंबर जो है ना, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, ऐसे करके। और यहाँ पे नेम, इसका ए, इसका बी हो सकता है, रोल नंबर 3 का भी नेम क्या हो, ए, और इसका सी, ऐसे करके। ये आपने टेबल बना लिया। अब आपको यहाँ पे बताना है कि हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और प्राइमरी की का जो वैल्यू होता है ना, वो यूनिक होता है। प्राइमरी की सिंपली क्या होता है, इसको हम सिंपली प्राइम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू कभी रिपीट नहीं हो सकता। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप नेम देखोगे ना, यहाँ पे ए जो है वो दो स्टूडेंट्स का नेम ए आ रहा है, तो यहाँ पे एक वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो इसको हम प्राइमरी की नहीं बोल सकते हैं। हाउएवर रोल नंबर यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी की बनेगा, बिकॉज रोल नंबर दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता है एक सेमेस्टर में या एक क्लास में, ठीक है। ओके, यहाँ पे ही मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं हेडिंग ऑफ द टेबल और डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल, ठीक है ना। और टेक्निकली हम डीबीएमएस में इसको बोलते हैं स्कीमा। क्या बोलते हैं, डेटाबेस स्कीमा। और जो इसके अंदर ये वाली इंस्टेंसेस होंगी, इनको हम बोलते हैं डेटाबेस स्टेट।
ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ठीक है। हेडिंग ऑफ द टेबल को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। जो इसके अंदर इंटरनल इंस्टेंसेस होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस। अभी मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस हो गया ऊपर वाला पोर्शन, which is specified during the design phase and is not expected to change frequently। और जो description of the database होता है, heading of the table होता है ना, वो हम frequent basis पे change नहीं करते हैं। आपको बताना है कि उसका नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए will be the right answer, that is schema। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, What is the full form of SQL। आपको बताना है कि SQL की full form क्या है। So the right answer for question number 13 will be option number C, that is structured query language। Okay, इससे पहले इसका नाम था SQL, ठीक है, और उसी को बाद में रीनेम किया गया टू SQL, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, What is the full form of DDL। आपको बताना है कि DDL की full form क्या है। So the right answer for question number 14 will be option D, that is data definition language, data definition language। और ये वाला क्वेश्चन जो है JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, Which of the following is used to design the database structure। आपको बताना है कि इनमें से किस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज DDL। DDL कमांड्स का हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। मैं फिर से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा कि असल में क्या होता है, ठीक है। हमने अभी बात की SQL के बारे में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। ये जो SQL है ना, इसको हमने बहुत सारी सब लैंग्वेज में डिवाइड किया है, सब लैंग्वेज में डिवाइड किया है। और किस किस सब लैंग्वेज में हमने इसको डिवाइड किया है, एक आता है DDL, दूसरा आता है DML, तीसरी सब लैंग्वेज जो आती है दैट इज DCL, और चौथी सब लैंग्वेज जो होती है दैट इज TCL, ठीक है। SQL जो है इसको हमने बहुत 4 सब लैंग्वेज में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहली जो इसमें आती है दैट इज DDL। DDL की फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने आपको बताया, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। और DML की फुल फॉर्म क्या आती है, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और इसी पैटर्न पे TCL की फुल फॉर्म क्या आती है, दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये सारी सब लैंग्वेज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ओके। और इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वन इज DDL एंड अदर वन इज DML, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, लेटर से ये अगर हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास कोई टेबल है स्टूडेंट नाम का, इसमें लेटर से 2 एट्रीब्यूट्स हम ले रहे हैं। फिर से एक हमने लिया रोल नंबर और दूसरा एट्रीब्यूट हमने क्या लिया, लेटर से नेम, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसको हम स्कीमा बोलते हैं, हेडिंग ऑफ द टेबल बोलते हैं, इसके साथ जब भी हमें डील करना होगा तो हम किन SQL कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम DDL कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं स्कीमा के साथ डील करने के लिए। और इसी पैटर्न पे जो इंटरनल स्टेट होगी यहाँ पे, इसके साथ डील करने के लिए हम किन SQL कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, DML कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, /n डैश डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटिटी। आपको बताना है कि कौन सी चीज इनमें ऐसी होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी को डिफाइन करता है या प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी को डिफाइन कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज एट्रीब्यूट। अभी मैंने आपको बताया, लेटर से ये अगर हमारे पास ये डायग्राम में एक एंटिटी है स्टूडेंट, ओके, इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हम किन का इस्तेमाल करते हैं, एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इस स्टूडेंट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, रेजिडेंस क्या है, पेरेंटेज क्या है, ऐसे करके
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। इन डैश डेटाबेस अप्रोच वेयर द डेटा डिस्क्रिप्शन और स्टोर्ड इन सेंट्रल लोकेशन। आपको बताना है कि उस डेटाबेस अप्रोच का नाम क्या है जहां पे हम डेटा को डिस्क्राइब करके रखते हैं, कहां पे, सेंट्रल लोकेशन पे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज डेटा डिक्शनरी। एज इट इज आप ये वाला पॉइंट याद रखोगे, डेटा डिक्शनरी की डेफिनेशन, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। Which database model organizes its elements or data elements as multiple tables with rows and columns? आपको बताना है कि वो कौन सा डेटाबेस मॉडल होता है जहां पे हम अपने डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिलेशनल मॉडल, ठीक है ना। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, जहां पे रोज एंड कॉलम्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, जो बाकी टाइप्स यहाँ पे है ना, ये भी डेटाबेस मॉडल के टाइप्स ही हैं, हायरार्किकल भी, नेटवर्क भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी। इसी पैटर्न पे कुछ और टाइप्स की अगर हम बात करेंगे, नो एसक्यूएल भी यहाँ पे आता है, सेंट्रलाइज्ड डेटा मॉडल भी आता है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड डेटा मॉडल भी आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आता है, ठीक है, क्लाउड बेस्ड डेटा मॉडल भी हमारे पास, डेटाबेस मॉडल भी होता है। ये सारे के सारे क्या हैं, डेटाबेस मॉडल्स जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा को डिफाइन करने के लिए या सेव करने के लिए। लेकिन इनमें से सबसे पॉपुलर जो है दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। डैश इज एन इंटरफेस और इन्फरेंस और कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। अब अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसमें से जब आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हो या कुछ चीज इन्फर करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डेटा डैश मीन्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर द कॉमन फील्ड्स इन डिफरेंट फाइल्स। आपने बताना है कि उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं। मैं पहले आपको इसका आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी मीन्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर कॉमन फील्ड इन डिफरेंट फाइल्स। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूं। लेट अस से ये मेरे पास कोई फाइल F1 है, ओके, और ये मेरे पास यही फाइल F1 है जिसको मैंने सेव करके रखा हुआ है किसी दूसरी लोकेशन पे भी। समझ में आ रही बात। और इसको हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। एक फाइल अगर एक से ज्यादा जगहों पे होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी। और ये फाइल सिस्टम्स की काफी बड़ी डिसएडवांटेज थी, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, यहाँ पे इस फाइल में एक वैल्यू है, लेटर से x कोई वेरिएबल है और इसका वैल्यू है 10। तो ये फाइल क्योंकि यहाँ पे भी है, आपने यहाँ पे भी क्या करके रखा हुआ होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या होगा, 10 ही होगा, बिकॉज दिस इज द सेम फाइल जो कि दो फोल्डर्स में आपने सेव करके रखी हुई है। अब कुछ टाइम बाद इस x का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हुआ, लेटर से समहाउ इंक्रीज हुआ, या आप बोल सकते हो कि किसी ने आपसे 10 रुपए उधार लिए थे, अब उसने 5 रुपए और उधार लिए, तो अब वो आपको कितना क्रेडिट उसका आपके पास अवेलेबल है, या आपके कितने पैसे उसके पास अभी अवेलेबल हैं, दैट इज 15 रुपीज। अब ये चेंज आपने रिफ्लेक्ट कर ली यहाँ पे, लेकिन इस फोल्डर में आपने ये चेंज रिफ्लेक्ट नहीं कर ली, ठीक है। अगर आप 2-3 दिन बाद फिर से देखोगे, ये फाइल चेक करोगे, आपको ये फाइल दो जगहों पे मिल रही है और दोनों जगहों पे वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि असल वाला वैल्यू कौन सा है। x का वैल्यू 15, x असल वाला वैल्यू है, करंट वैल्यू है, कि x का वैल्यू 10 ये रियल वाला वैल्यू है करंटली, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। डैश इज प्रोसेस्ड, मैनिपुलेटेड एंड इंटरप्रेटेड डेटा। आपको बताना है कि अगर हम प्रोसेस्ड डेटा हम लेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज इंफॉर्मेशन। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। डेटा डैश मीन स्टोरिंग द सेम डेटा एट मल्टीपल लोकेशंस।
फिर से मैं इसका आंसर ही आपको पहले बता देता हूं, डेटा रिडंडेंसी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, डेटा रिडंडेंसी मींस स्टोरिंग द सेम डेटा एट मल्टीपल लोकेशंस। रिडंडेंसी का मतलब सिंपली हो गया डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। मैं लिख लेता हूं यहां पे, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। ठीक है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा मतलब क्या हो गया, आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है, ये फाइल F1 आपने यहाँ पे भी रखी हुई है, दूसरे फोल्डर में भी रखी हुई है और तीसरे फोल्डर में भी रखी हुई है। तो ये आप फाइल देखोगे ना, ये 3-4 जगहों पे आ रही है, इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। ठीक है, और इसी चीज को हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था, और ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी फाइल सिस्टम्स की। ठीक है, और इससे आपकी काफी ज्यादा स्टोरेज भी वेस्ट हो जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। /n is a real world object that exists physically और conceptually। लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट। कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो कि एग्जिस्ट करता है फिजिकली और कॉन्सेप्चुअली, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज एंटिटी। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। विच ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आपको बताना है कि गिवन और द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सी ऑनलाइन स्टोरेज ड्राइव सर्विस प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट। सो द राइट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 24 विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वन ड्राइव। वन ड्राइव किन का प्रोडक्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, आपको ये पॉइंट पता होनी चाहिए। और इसी पैटर्न पे अगर हम गूगल ड्राइव की बात करेंगे, ये किन का है, ये गूगल का है। और आई क्लाउड अगर आप देखोगे किन का है, ये एप्पल का है। ओके, मिक ड्राइव कोई नाम की चीज नहीं होती है, रादर इट इज माइक्रो ड्राइव, माइक्रो ड्राइव। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। और ये किन का है, ये IBM का है, ये IBM का है। ठीक है, माइक्रो ड्राइव की अगर हम बात करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ऑल कंप्यूटर सिस्टम स्टोर, रिसीव एंड शेयर इंफॉर्मेशन, सच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन यूनिट्स ऑफ। आपको बताना है कि सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करके रखते हैं, रिसीव करते हैं, शेयर करके रखते हैं। आपको बताना है कि ये इंफॉर्मेशन हमने किन यूनिट्स में स्टोर करके रखा हुआ होता है अपने कंप्यूटर्स में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज फाइल्स। हम अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं अपने कंप्यूटर में, लोकल कंप्यूटर्स में, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBIS इन कॉन्टेक्स्ट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको बताना है कि CBIS की फुल फॉर्म क्या है। सो द राइट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 26 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एज इट इज। आप ये एब्रिविएशन याद रखोगे। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। What is the full form of TPS in context to information system। आपको बताना है कि TPS की फुल फॉर्म क्या है इन कॉन्टेक्स्ट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो द राइट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 27 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एज इट इज। आप ये भी याद रखोगे। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। Which of the following is the cheap, secure and easiest way of storing huge volume of data and can be accessed from anywhere by using internet। आपको बताना है कि given are the 4 options, इनमें से कौन सा तरीका ऐसा होता है जो कि चीप है, सस्ता है, सिक्योर भी है एंड easiest way of storing data है। ठीक है, जिसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो by the help of internet। So the right answer of our question number 28 will be option number B, that is data stored in cloud। Store the data in cloud, option number B will be the right answer। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। Who is considered to be the father of DBMS। आपको बताना है कि इनमें से किसको माना जाता है फादर ऑफ DBMS। एलन ट्यूरिंग आपको पता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। चार्ल्स बेबेज क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स,
ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। आप डेटाबेस के रिलेटेड आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज देखने को मिलती हैं, एक है यहाँ पे एडगर फ्रैंक कॉर्ड और दूसरा क्या है, चार्ल्स बैचमैन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज एडगर फ्रैंक कॉर्ड, जिसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, ई एफ कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या माना जाता है, फादर ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। और इसी पैटर्न पे अगर हम चार्ल्स बैचमैन की बात करेंगे, इसी ने इन्वेंट किया था आईडीएस, ठीक है ना, आईडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, ठीक है। और ये आईडीएस क्या था, दिस वाज द फर्स्ट रैंडम एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डेटाबेस मॉडल का टाइप नहीं है। हायरार्किकल भी होता है, नेटवर्क भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड। इस नाम का कोई भी डेटाबेस मॉडल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है, आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि हम डेटाबेस पे एक लेक्चर करेंगे, इसी पैटर्न पे हम एल्गोरिथम्स पे एक लेक्चर करेंगे, और नेटवर्किंग के रिलेटेड भी मैं एक दो लेक्चर्स लेके आ जाऊंगा। लेकिन कल सुमित सर से बात करने के बाद उसने मुझे बताया कि स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं अभी मिक्सचर क्वेश्चंस की, बिकॉज एग्जाम्स आर कमिंग। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, मिक्सचर में लेंगे क्वेश्चंस। हर एक टॉपिक के रिलेटेड में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस वहाँ पे ऐड करूँगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने किए होंगे, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को भी मैं लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका एग्जाम से पहले ही पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो पाए, ठीक है। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।